अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी। अब नेक्स्ट हमारे पास उसने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं दी हुई, हेडिंग नहीं दी हुई, तो हम इसको एलैबोरेट कर लेते हैं कि ये हमारे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। अब इनमें मैं क्या करूँगी, ये पूरे पूरे हमारे पास टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इनको मैं क्या करूँगी, आपको सिंपल सा जनरल सा इंट्रोडक्शन दूंगी और आपको पेज नंबर बता दूंगी कि इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और जो उसकी डिटेल जो स्टडी है वो आपका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, लिंक द स्टडी ऑफ बायोलॉजी विद दैट ऑफ फिजिक्स। हमने लिंक करना है किसको, बायोलॉजी को किसके साथ, फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ, स्टैट्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंसेज के साथ। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, ठीक है। हमें ही सीधा सीधा आंसर मिल रहा है। तो इसका आंसर है हमारे पास पेज नंबर 8, 9 एंड 10। अब हम पेज नंबर 8 पे जाते हैं। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज कि द फॉलोइंग आर जी सम एग्जाम्पल है इसके जरिए से बायोलॉजी क्या है कनेक्टेड है। यहाँ से आपने करना है, ठीक है। ये आपके पास पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री। अब उसने पूछा कौन सा हुआ है, अब ये देखें, क्या उसने यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री पूछा हुआ है? यस पूछा हुआ है। केमिस्ट्री का रिलेशनशिप है फिजिक्स का है, तो हम यहाँ से करेंगे सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री ये सारा आपने करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आपका पहला जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके बायोलॉजी और केमिस्ट्री, बायो का मतलब क्या होता है लाइफ, और केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है केमिकल्स, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि जब हम केमिकल्स ऑफ लाइफ, यानी कि ऐसे केमिकल्स जो लाइफ के अंदर यूज़ किए जाते हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। यानी कि स्टडी क्या किया जाता है, स्ट्रक्चर को एंड रिएक्शंस ऑफ द डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस यूजिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जानदारों के अंदर वो किस तरह से जो है केमिकल्स को यूज़ किया जाता है। जैसे कि ह्यूमन के अंदर HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, बहुत सारे केमिकल्स दूसरे होते हैं, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इन सबको यूज़ करते हैं वो किस तरह से लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है, उसे हम क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री। फर्दर हमारे पास आती है बायोफिजिक्स। यानी कि बायो मीन्स लाइफ और फिजिक्स मतलब के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को हम इस्तेमाल करते हैं बायोफिजिक्स के अंदर। यानी कि फिजिक्स और बायोलॉजी का आपस में क्या ताल्लुक है, तो हम कहते हैं कि जिस तरह से बायोलॉजी के अंदर काम किया जाता है लिवर, यानी कि जो लिम्स होते हैं, यानी कि ये हमारे पास लिम्स क्या है हमारे पास, हैंड्स, 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स, ऐसी है ना, 4 और हाइंड लिम्स होते हैं, ठीक है। यानी कि हाथ और पाँव हमारे पास जो जिस तरह से काम करते हैं वो एक लीवर की तरह काम करते हैं, जैसे फिजिक्स में एक लीवर काम करता है। तो फिजिक्स के असूलों को हम अपनाते हुए हम क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी के अंदर लिम्स का जो वर्किंग और फंक्शन है उसे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे बायोफिजिक्स। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, इसके अंदर जैसे कि मैथ्स और कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर और मैथ्स को यूज़ करते हुए हम बायोलॉजिकल डेटा को गैदर करते हैं और उसे कंप्यूट करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उसे हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कहेंगे। बायोजियोग्राफी की अगर हम बात करें तो बायो मीन्स लाइफ, ऑलरेडी वी नो, और जियोग्राफी मतलब कि ज़मीन, ठीक है। जियोग्राफिया हम जिसे कहते हैं ना, सब्जेक्ट आपने पढ़ा ही होगा बचपन में कभी। तो ये क्या है, जियोग्राफी जिसे हम बोलते हैं। तो जियोग्राफी मतलब ज़मीन के बारे में, कि ज़मीन के अंदर जो है ऑर्गेनिज्म वो किस तरह से पाए जाते हैं, लाइफ किस तरह से एग्जिस्ट करती है। जियोग्राफी के अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इनके दुनिया के अंदर वो कहाँ कहाँ किस किस तरह से फैले हुए हैं, और इनके अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह से कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज आल्सो स्टडी इन द बायोजियोग्राफी। और जो ऑर्गेनिजम्स है वो तकसीम हुए थे कि इस इलाके में ये वाला जानदार रहता है, इस इलाके में ये वाला जानदार रहता है, उस सारी स्टडी को हम बायोजियोग्राफी बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, बायोस्टैटिक्स के अंदर हम बायो और स्टैट्स को स्टडी करते हैं। इनके 2 सब्जेक्ट्स इकट्ठे आ गए। इट डील्स द प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्स, यानी कि हम स्टैट्स के जो असूल हैं उनको यूज़ करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्ट, यानी कि हम उसको लेते हैं, सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। हम उस डेटा को जब कलेक्ट करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, बायोस्टैटिस्टिक्स। यानी कि एक अहम रोल प्ले करता है इन रिसर्च के अंदर, ठीक है, हेल्थ केयर के अंदर, पब्लिक हेल्थ के अंदर। जब हम जाते हैं सर्वेज वगैरह करते हैं तो उसके अंदर स्टैट्स जो है बहुत काम देती है। फिर आती है बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बायो भी हो गई और साथ टेक्नोलॉजी भी हो गई। बायोटेक्नोलॉजी का आपस में क्या ताल्लुक है, वो ये ताल्लुक है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है बहुत सारी तब्दीलियाँ लेके आते हैं, उनके अंदर अडाप्टेशंस, उनकी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाते हैं। तो इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर कंपोनेंट्स टू डेवलप द बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स। हम बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके। ये देखो, विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदार को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हम इसको हेल्थ केयर में यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं यूज़, जैसे हमने बैक्टीरिया को यूज़ किया। बैक्टीरिया क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको कहाँ पे यूज़ किया है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इंसुलिन बनाने के लिए। इंसुलिन जो है वो जानदार के अंदर ऑलरेडी मौजूद होती है, जो शुगर लेवल को क्या करती है, कम करती है। तो इंसुलिन जो होती है वो बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, तो उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया से इंसुलिन ले ली और उसको क्या किया, मेडिसिन के अंदर प्रिपेयर करके, लेबॉर्ट्रीज वगैरह के अंदर टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हुए उसको प्रिपेयर किया, और उसी जानदार से ली हुई इंसुलिन को दोबारा से जानदार के अंदर इंजेक्ट करके उसको उन्होंने मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करे। तो इसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आती है बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कहते हैं पैसा कमाने की फील्ड को। तो हमारे पास बायोलॉजी का जो है वो रिलेशन किसके साथ है, यानी कि हम इसके जैसे इनकम कैसे कमा सकते हैं। तो वो किस तरह से हम कह सकते हैं कि जी हमने क्या किया,
क्रॉप्स के बारे में अगर हमने स्टडी की तो हमें कितना कॉस्ट, हमने कितनी उसके ऊपर कॉस्ट लगाई, कितना हमें उसका प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। प्रॉफिट और लॉस को जब हम वैरायटी ऑफ क्रॉप्स के अंदर स्टडी करते हैं कि हमारे पास इतनी फसलें हैं, हमने उसके अंदर इतना बीज लगाया, हमारे पास तो इतनी इनकम हमने उसके ऊपर इन्वेस्ट की और इतनी इनकम जो है हमें एज ए प्रॉफिट हुई या इतना हमें लॉस हुआ। ऑर्गेनिजम्स के अंदर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानदारों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम कहें कि हम घोड़ों को क्या करते हैं, सवारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम जब उनके जरिए से इनकम यूज़ करते हैं तो हम बाहर यानी कि बायो मीन्स लाइफ है ना, तो हम प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी तो हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, तो प्लांट्स यानी कि पौधों के जरिए से हम गंदम चावल जो हमारी सारी ग़िज़ाई अजनास है वो पूरी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का भी बायोलॉजी के साथ ताल्लुक है। तो ये आपके पास छोटी सी, ये मैंने इसका जनरल से आपको इंट्रोडक्शन दे दिया और इसका जो डिटेल वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी कैन लीड टू डिफरेंट प्रोफेशनल स्टडीज। कि किस तरह से बायोलॉजी है उसका ताल्लुक है प्रोफेशनल स्टडीज़ के साथ, यानी कि हम इसे कहते हैं कि करियर्स, प्रोफेशन आ गया ना प्रोफेशन की बात, तो प्रोफेशन कहाँ पे होता है, करियर के अंदर, यानी कि हम इस बायोलॉजी को पढ़ने के बाद किस किस फील्ड के अंदर जा सकते हैं। तो ये हमारे पास करियर्स हैं और इसका आंसर है हमारे पास पेज नंबर 10, 11 एंड 12, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है। अब हम पेज नंबर 10, 11, 12 पे जाते हैं। तो ये है मेरे पास पेज नंबर 10। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास ये हमने सारी डिटेल्स है कि मेडिसिन और सर्जरी के अंदर हम जा सकते हैं, यानी कि मेडिसिन को हम पढ़ते हैं, मेडिसिन को हम यानी कि मेडिसिन के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जिस डिजीज़ है वो किस तरह से है, उनको इलाज किया जाता है, उनका तशखीस किया जाता है, पहले उनको ढूंढा जाता है कि बीमारी है क्या, क्यों फैले, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, फिर उसको ट्रीट किया जाता है मेडिसिन के जरिए से। और सर्जरी के अंदर हम क्या करते हैं, डिफेक्टिव पार्ट्स को रिपेयर करते हैं, रिप्लेस करते हैं और रिमूव करते हैं, यानी कि हम उसके अंदर ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करते हैं। और इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, 5 साल हम जो है मेडिसिन या MBBS करने के बाद इसको स्टडी कर सकते हैं। फिर डेंटिस्ट्री, डेंटिस्ट्री मतलब डेंटिस्ट उसके नाम से जाहिर हो रहा है, हम डेंटिस्ट के जो फील्ड है उसके अंदर जा सकते हैं, ठीक है। ओरल हेल्थ के अंदर हम ओरल हेल्थ पे काम कर सकते हैं, मुंह के अंदर जो कैविटीज़ वगैरह आ जाती हैं, जो टीथ की जितनी भी डिजीज़ होती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर इनको डायग्नोस करेंगे, उसके डिजीज़, डेंटल की डिजीज़ जो दांतों की बीमारियाँ होती हैं, और फिर उसको ट्रीट करेंगे किस तरह से हम, अगर पॉसिबल होता है हम उसकी सर्जरीज भी इसके अंदर ही आ जाती हैं। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, डेंटल, हमारे पास सर्जरी की जो डिग्री है BDS, उसको हम करने के बाद जो है इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। फार्माकोलॉजी, हम फार्मेसी, इसके तो मेडिसिन के फार्मेसी के नाम से जाहिर हो रहा है कि फार्मेसी को स्टडी करते हैं। तो फार्माकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स मतलब यानी कि ये ड्रग्स हमारे पास कौन सी है, मेडिसिन वाली, ये ड्रग्स नशे वाली नहीं है, ड्रग्स यहाँ पे मेडिसिन, यानी कि फार्मेसी के अंदर ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो कौन कौन सी बीमारियाँ असरअंदाज होती हैं, तो उनके लिए हम कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस तरह से उनको यूज़ में लेके आ सकते हैं। तो इस सारे को हम क्या करते हैं, मेडिकेशंस के अंदर यूज़ करने के लिए फार्माकोलॉजिस्ट जो है इस पर काम करते हैं। तो इस करियर को हम कब अडॉप्ट कर सकते हैं, जो हमारे पास 4 ईयर फार्मेसी डी फार्म करने के बाद, ठीक है, 4 ईयर्स की डिग्री या BS इन फार्मेसी करने के बाद हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। फर्दर हमारे पास है फिजियोथेरेपी, जैसे हमारे पास वो हड्डी जोड़ वाला आता है, फिजियो मतलब कि फिजिकल बॉडी की जो थेरेपी होती है, एक्सरसाइजेस के जरिए से जो करते हैं, यूज टू रिस्टोर मूवमेंट एंड फिजिकल, ये मूवमेंट करते हैं, फिजिकल फंक्शंस करते हैं। इम्पेयर्ड यानी कि जो बॉडी के पार्ट्स जो है वो मूव नहीं कर रहे होते हैं, उनको डिजीज़ या इंजरी कोई हो जाती है, तो पैथोलॉजिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस बताते हैं, फिजिकल मोडालिटीज़ बताते हैं कि आपने मसाज किस तरह से करनी है, आप पेशेंट के अंदर फिजिकल जो मूवमेंट होती है उसके ऊपर काम करते हैं। तो ये भी आप डिग्री का क्या कर सकते हैं, 4 साल आप जो फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपिस्ट की डिग्री जो होती है इसके लिए रिक्वायर्ड होती है, उसके बाद आप फिजियोथेरेपिस्ट की फील्ड में जा सकते हैं। फिशरीज और वाइल्ड लाइफ के अंदर भी बड़ा रोल प्ले करती है। फिशरीज और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स के अंदर हम दूसरी जॉब्स आ जाती हैं, इनके अगर हम BS कर लेते हैं किसके अंदर, जोलॉजी के अंदर, या हम MS कर लेते हैं स्टडीज़ फिशरीज़ के अंदर या एग्रीकल्चर के अंदर, तो एक्वा कल्चर के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्वा मतलब पानी, तो हम क्या कहते हैं वाइल्ड लाइफ और फिशरीज़ के बारे में हम जो है इस फील्ड में जा सकते हैं। एग्रीकल्चर जो है हमारे पास साइंटिस्ट क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं इसके अंदर फार्मिंग प्रैक्टिसेस को, यानी कि फार्म को हम किस तरह से बेहतरीन बना सकते हैं, क्रॉप्स की प्रोडक्शन किस तरह से हमारे पास अच्छी हो सकती हैं, और किस तरह से हम एग्रीकल्चर की टेक्निक्स को यूज़ करके अपनी फसलों को बेहतर, अपनी पैदावार को बेहतर बना सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक डिग्री होती है BS इन एग्रीकल्चर, उसको हम कर सकते हैं 4 साल की डिग्री। एनिमल हस्बेंड्री, उसके अंदर एनिमल्स की केयर एंड ब्रीडिंग की जाती है कि उनका हम लाइफ स्टॉक को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, उनके म्यार को, उनकी प्रोडक्टिविटी को, उनके नंबर, उनकी तादाद को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो ये एनिमल हस्बेंड्री के अंदर भी हम कर सकते हैं। और हम बायोलॉजी पढ़ने के बाद हॉर्टिकल्चर के अंदर जा सकते हैं, यानी कि कल्टीवेट करते हैं फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को और ऑर्नामेंटल प्लांट्स को। ऑर्नामेंटल प्लांट जो खूबसूरती वाले पौधे होते हैं, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 4 साल की डिग्री हॉर्टिकल्चर में लेने के बाद इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, फॉरेस्ट्री क्या करती है, मैनेज करती है और कंजर्व करती है फॉरेस्ट को, यानी कि उसको बरकरार रखती है और उसको बचाती है, किसको, फॉरेस्ट को और हमारी वाइल्ड लाइफ को, जो जंगली ज़िंदगी होती है। तो ये प्रोफेशन भी हम कब अडॉप्ट कर सकते हैं, 4 साल की डिग्री इन फॉरेस्ट्री के अंदर जो ज़रूरी होती है, ये हम लेने के बाद हम क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री की फील्ड के अंदर जा सकते हैं। और प्रोफेशन हमारा फार्मिंग के अंदर भी प्रोफेशन आ जाता है। फार्म के अंदर हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ फार्म्स बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, किसके, एनिमल के फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स और फ्रूट फार्म्स, इनको हम क्या, उनके अंदर हम फार्म्स के अंदर करते क्या हैं, उनकी ग्रोथ करवाते हैं क्रॉप्स की, और उनके अंदर एनिमल्स को उनकी फूड के लिए, ताकि हम उनसे क्या हासिल कर सकें, फूड हासिल कर सकें और दूसरी प्रोडक्ट्स से बना सकें। जैसे उनकी खाल से हम जूते बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, कपड़े, जैकेट्स वगैरह बनती हैं, तो इस तरह से हम उनको यूज़ कर सकते हैं किस तरह अपनी इकोनॉमी के अंदर। तो इसको भी हम 4 ईयर डिग्री लेने के बाद एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं।
फर्दर हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं, यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही डेवलप करने के लिए, क्या प्रोडक्ट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, किसके अंदर, मेडिसिन के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर। और इसको भी हम क्या कहते हैं 4 ईयर BS डिग्री ले सकते हैं किसके अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो हम इसको करने के बाद क्या कर सकते हैं, इस फील्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। फॉरेंसिक के अंदर हम क्या करते हैं, क्राइम डिपार्टमेंट के अंदर जा सकते हैं, इनके क्राइम सीन्स जो होते हैं उसके अंदर क्रिमिनल ने किस तरह से क्या किया, या जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि पोस्टमार्टम वगैरह होते हैं। तो इस सारी इन्वेस्टिगेशन को स्टडी करने के लिए जो हमारे पास डॉक्टर्स हैं जो अपने एविडेंस देते हैं कि इस पर्सन की डेथ किस तरह से हुई, तो उसको हम फोरेंसिक के अंदर भी जा सकते हैं। तो इसे हम BS की डिग्री फोरेंसिक साइंस के अंदर भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको जनरल से इंट्रोडक्शन दिया, इसका भी लिंक जो है आपके पास डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से आप जाके पूरी वीडियो डिटेल के साथ देख सकते हैं कि वो किस तरह से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है साइंस या कोलैबोरेटिव फील्ड। कि साइंस जो है वो कोलैबोरेशन के तौर पे काम करती है, इन विच साइंटिस्ट वर्क टुगेदर टू शेयर नॉलेज। के जो साइंसदान है वो अपना नॉलेज शेयर करते हैं। ये स्टेटमेंट जो है वो गिविंग एग्जांपल देनी है, हमने मिसाल देनी है। तो साइंस एज ए कोलैबोरेटिव फील्ड, ये आपको बाकायदा पूरी की पूरी स्टेटमेंट है लॉन्ग क्वेश्चन की। तो इसका आंसर आपका पेज नंबर 13 एंड 14। अब हम जाएंगे पेज नंबर 13 एंड 14 पे। ये हमारा आंसर है कि साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। साइंस क्या है, कोलैबोरेटिव फील्ड के तौर पे कैसे काम करती है। तो साइंस ने काम किया, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी फील्ड। साइंस कोलैबोरेटिव फील्ड का मतलब क्या है, यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 2 का लॉन्ग निशान लगा लेंगे। ये हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। साइंस कोलैबोरेटिव फील्ड इन विच रिसर्चर्स क्या कहते हैं, फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन, मुख्तलिफ डिसिप्लिन से जो है लोग इकट्ठे होते हैं, काम करते हैं, सॉल्व क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को। और मुख्तलिफ टीम्स होती हैं वो आती हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए एक्सपर्टीज होती हैं। अच्छा आप यहाँ तक कर लें क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके अलावा आप यहाँ से कर लें लेट्स डिस्कस अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, ठीक है। इसके अंदर हम एक्सपर्टीज को यूज़ करते हैं, किस तरह से जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की एक्सपर्टीज है वो इकट्ठे काम करके एक पेज पे आके तो इसको यूज़ करते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सबसे पहला इसने क्या किया, सीक्वेंस किया, मैप बनाया इंटायर ह्यूमन जीनोम का, ठीक है। जिस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी फील्ड इंक्लूड हुई थी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट यूज़ हुए थे, जेनेटिक्स यूज़ हुई, इन्फॉर्मेटिक्स यूज़ हुई, कंप्यूटर साइंसेज यूज़ हुई, यानी कि इन सब ने मिलकर क्या किया, काम किया और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो यूज़ में आया। क्लाइमेट रिसर्च के अंदर हम मान सकते हैं क्लाइमेट चेंज के अंदर जो कोलैबोरेशन होती है वो बहुत सारे डिसिप्लिन काम करते हैं, कैसे मिलकर एटमॉस्फेरिक साइंसेज के लोग काम करते हैं, इकोलॉजी यानी कि जो इन्वायरमेंट पे काम करते हैं वो आ जाएंगे, इकोनॉमिक्स के ऊपर जो काम करने वाले हैं वो आ जाएंगे, और सोशियोलॉजी यानी कि जो सोशल साइंसेज के ऊपर काम करते हैं, ये सारे मिलके एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। यानी कि साइंस जो है वो कोलैबोरेटिव फील्ड है, यानी कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, बहुत सारी जो फील्ड्स हैं, उनके जो बंदे हैं वो आपस में लोग मिल के रिसर्च कर सकते हैं एज ए कोलैबोरेशन के तौर पर। मेडिकल रिसर्च की बात करें तो मेडिकल रिसर्च के अंदर भी हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी जो है वो कोलैबोरेशंस आ जाती हैं। वो लाइक हमारे पास अगर कैंसर की रिसर्च करनी है हमने, ऑन्कोलॉजिस्ट आ जाएंगे, यानी कि जो कैंसर के कंसल्टेंट्स होते हैं, बायोलॉजिस्ट आ जाएंगे, उसके अंदर बायोकेमिस्ट आ जाएंगे, जो बायो लाइफ के अंदर जो केमिकल्स यूज़ होते हैं उनको स्टडी करेंगे, जेनेटिक्स आ जाएगी, फार्माकोलॉजिस्ट जो मेडिसिन देते हैं, और स्टैटिस्टिशियंस क्या करेंगे कि वो भाई रेट देखेंगे कि इस रेशो से किस इलाके में कितना कैंसर फैल रहा है। तो ये सारे जो है कोलैबोरेटिव फील्ड्स मिलकर मेडिकल रिसर्चेस करती हैं। रोबोटिक्स और एआई की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी रोबोटिक्स और एआई का भी आपस में बहुत ज़्यादा जो है साइंसेस का आपस में ताल्लुक हो जाता है। किस तरह से कंप्यूटर साइंस होती है हमारे पास, हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के जो फील्ड्स के जो लोग होते हैं, मैथ्स के जो लोग हैं, न्यूरो साइंस। अब जैसे आप एआई की बात करें मेटा, तो वो क्या करती है, आपके माइंड को रीड करती है, तो उसके अंदर न्यूरोलॉजी भी यूज़ हुई है, उसके अंदर साइकोलॉजी यूज़ हुई है, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन को यूज़ किया गया तो वो भी बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो एआई जो है उसने मैथ्स को यूज़ किया, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इन सब चीज़ों को यूज़ करके कोलैबोरेटिव फील्ड मिल के इन सब लोगों ने मिल के एक एआई जनरेट कर दिया, एक एआई बना दिया। तो ये एडवांसमेंट आ जाती है। और इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, रोबोटिक सिस्टम्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ऑटोनॉमिक व्हीकल्स, गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल किया, जैसे हम जीपीएस लेते हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास मैप्स दिखाते हैं। उसके बाद मशीन हमारे पास जो लर्निंग होती है, जैसे ये मशीनरी है, जैसे रोबोट्स वगैरह, रोबोटिक्स वगैरह, और नेचुरल लैंग्वेजेस जो हमारे पास प्रोसेसिंग में होती हैं, जैसे हम इंग्लिश कंप्यूटर को लैंग्वेज देता है कि मैं ट्रांसलेट इंटू इंग्लिश कर दो, उर्दू कर दो, तो ये सारी जो हमारे पास है कोलैबोरेटिव फील्ड के तौर पर ही काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेस एक्सप्लोरेशन की, हम स्पेस को कैसे एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि नासा वगैरह वाले हैं, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होते हैं, वो क्या करते हैं, वेरियस फील्ड उसके अंदर काम करते हैं, जैसे एस्ट्रोफिजिक्स, तारों का जो इल्म रखते हैं वो आते हैं, प्लानिटरी साइंस जो उन्होंने प्लैनेट्स को स्टडी किया होता है, इंजीनियरिंग जिन्होंने रॉकेट्स बनाने हैं ऊपर लेके जाने के लिए, बायोलॉजी जिन्होंने वहाँ बताना है कि जिंदा कैसे रहना है, ठीक है, एंड मेडिसिन वगैरह के उसके अंदर से हम अगर बीमार हो जाए तो मेडिसिन कौन सी यूज़ कर सकते हैं। तो सारे जो साइंटिस्ट होते हैं और ये सारी फील्ड होती हैं मिलकर एज ए कोलैबोरेटिव को तौर पर काम करती हैं, तो तब जाके ये क्या है हमारे पास डिफरेंट जो है फील्ड्स वो वजूद में आती है और हम उनके ऊपर काम कर सकते हैं। यानी कि एक फील्ड के ऊपर सिर्फ एक बंदा ही काम नहीं करता, बहुत सारे जो इसके अंदर है जो सी साइंसेस वो इन्वॉल्व होती हैं। तो इसका भी लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से इसकी डिटेल वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज हाइपोथेसिस कन्वर्टेड इनटू थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। किस तरह से हाइपोथेसिस को हम थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास है पेज नंबर 16 एंड 17 पे, इसको भी आप मेंशन कर लें। अब हम जाते हैं पेज नंबर 16 और 17 पे। हेयर इज पेज नंबर 16। अब थ्योरी और लॉ के अंदर कहता है व्हेन साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और जब एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं प्रूव हाइपोथेसिस करेक्ट, जब हाइपोथेसिस प्रूव हो गया कि वो सही है तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, उस हाइपोथेसिस के ऊपर फर्दर
हाइपोथेसिस को क्या कहते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं ना, तो साइंटिस्ट उस हाइपोथेसिस को यूज़ करके क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट जब वो प्रूव हो गया तो वो करेक्ट हो जाता है, सही हो जाता है। तो आप यहाँ से इसे कर लें, पहले यहाँ तक कर लें हाइपोथेसिस फॉर मेकिंग, अच्छा यहाँ से कर लें, व्हेन न्यू हाइपोथेसिस आर अगेन प्रूव, जब वो नए हाइपोथेसिस बनाते हैं तो अगेन जब वो प्रूव हो जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से, तो जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस है वो बन जाता है एक थ्योरी के तौर पे। और जो थ्योरी होती है, अभी थ्योरी की आपके पास डेफिनेशन है, यानी कि वो थ्योरी और लॉ, इसमें इनडायरेक्ट उसने पूछा हुआ कि थ्योरी और लॉ क्या होती है, किस तरह से हाइपोथेसिस जो है ना वो थ्योरी और लॉ बनती है। तो हमने ये बताना है कि थ्योरी और लॉ किस तरह से बनती है। तो हमारे पास जो थ्योरी होती है वो क्या होती है, इज अ ग्रेट एविडेंस रिपीटेडली, बार बार हम जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वैलिडेटेड, जब वो वैलिड हो जाते हैं बाय मल्टीपल रिसर्चेस, जब बहुत सारे लोग उसके ऊपर रिसर्च करते हैं तो वो ऑथेंटिक साबित हो जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है, हम उसे लॉ थ्योरी बना देते हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दिए हैं उसने, ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके पास डेफिनेशन है थ्योरी की। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमारे पास आ रहा है थ्योरी के, थे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उसने एक्सप्लेन किया किस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो चेंज हुए ओवर द टाइम, वक्त के साथ साथ किस तरह से तब्दीलियाँ उनके अंदर आई नेचुरल सिलेक्शन के जरिए से। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्योरी बन गई कि भाई हमने बताया कि हमारा जो हाइपोथेसिस था वो सही साबित हो गया, उसके ऊपर हमने किस तरह से काम किया, बार बार एक्सपेरिमेंट्स करके उसको थ्योरी बना दिया। फर्दर ऑन अगर हम लॉ की बात करें, तो जब हमारे पास साइंटिस्ट ने टेस्टिंग बार बार की थ्योरीज को बाय एक्सपेरिमेंट्स, तो ये हमारे पास लॉ का पैराग्राफ है, ये वाला थ्योरी का पैराग्राफ था, ये लॉ का था। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं थ्योरीज को बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने बार बार, दे ट्राई देयर बेस्ट टू डिसप्रूव द थ्योरी, के उन्होंने अंत तक, आखिरी हद तक कोशिश की कि वो थ्योरी को क्या कर सके, डिसप्रूव कर सके, गलत साबित कर सके, लेकिन वो नहीं हो सकी, तो उसको फिर क्या बना देते हैं, लॉ बना देते हैं या प्रिंसिपल। तो अब साइंटिफिक लॉ क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, यानी कि बरकरार रहता है थ्रू आउट, यानी कि कॉन्स्टेंट इफेक्ट ऑफ नेचर, यानी कि वो कुदरत का नेचर का असूल बन जाता है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, लॉज ऑफ हार्डी-वेनबर्ग लॉ, और हमारे पास मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये दो लॉज है जो बायोलॉजी के अंदर यूज किए जाते हैं। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन थ्योरी एंड लॉ का। इसका भी जो आपके पास डिटेल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप देख के इसका पूरी वीडियो जो है वो थॉरली डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आप इसे मेंशन कर लें कि आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे आप हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द बेसिक स्टेप ऑफ अ साइंटिस्ट अडॉप्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, के कौन से मेथड्स हैं जो एक साइंटिस्ट जो है वो अडॉप्ट कर सकता है किसी भी प्रॉब्लम को यूज़ करने के लिए। तो इसका भी आंसर आपके पास है पेज नंबर, यहाँ पे आप लिख लें 15 एंड 16। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग। ठीक है, ये आपका यहाँ से लेके ये रिजल्ट तक जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ये जो आपका ब्लॉक है इसको आप निकाल दें, ये आपका रिजल्ट तक जो है आपका ये 5 वाला लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। तो हमारे पास, अगर मैं आपको सिंपल सा अगर थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं कि जो कुछ स्टेप्स होते हैं वो साइंटिफिक मेथड के अंदर यूज़ किए। साइंटिफिक मेथड का होता है जो ऐसा तरीका का जो साइंसदान यूज़ करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, हम साइंटिफिक मेथड बोलेंगे। और जो ये वाले स्टेप्स होते हैं वो, ये फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के अंदर जो है वो कुछ स्टेप्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले क्या है, रिकॉग्निशन, के हम पहले रिकॉग्नाइज करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, फिर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बारे में राय कायम करते हैं, फिर हम क्या कहते हैं कि अगर वो राय ठीक हुई, सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, रिकॉग्निशन आ जाती है हमारे पास। हमने क्या किया, फिर उसका मुशाहिदा किया। अगर मैं आप यहाँ से एलेबोरेट करती जाऊँ, हमने इसको पता लगाया कि आया वो हमारी ऑब्जर्वेशन जो है वो, हमने जो प्रॉब्लम निकाली है वो सही है या नहीं, हमने उसको ऑब्जर्व किया 5 सेंसेस के जरिए से, फिर हमने उसके बारे में राय कायम की, राय दी किसके जरिए से, हाइपोथेसिस के जरिए से। फिर हमने क्या की, डिडक्शन। डिडक्शन के अंदर क्या आएगा, इफ़ देन, कि अगर हमारी जो राय है वो ठीक है तो फिर ऐसा होना चाहिए, यानी कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होना चाहिए। फिर हम उसके ऊपर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कि तजर्बा करते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसका रिजल्ट यानी कि नतीजा निकालेंगे। ठीक है, हमने उसका नतीजा निकाल लिया। तो ये हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिनके जरिए से हम जो है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को, ये साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास मेथड है। तो इसके पास ये रिकॉग्निशन आती है, हमारे पास ये रिकॉग्निशन है कि हमने उसको कैसे रिकॉग्नाइज किया, फिर हमने उसका ऑब्जर्वेशन की 5 सेंसेस के जरिए से। ठीक है, फिर हमने उसका हाइपोथेसिस निकाला कि ये जी हमारे पास हाइपोथेसिस है, इस तरह से हमने ये राय दी कि इस ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हुए हमने कहा कि जी ये बात सही है और ये गलत। अगर वो बात हमारे पास सही साबित हो जाती है, ये गलत होती है, तो हम उस डिडक्शन के जरिए से प्रूव कर सकते हैं, ये इफ देन स्टेटमेंट दे के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, फिर हमने, अगर हमारे पास वो हाइपोथेसिस और रिडक्शन हमें मिली है, हमने उसके ऊपर फिर तजर्बे करना है कि आया जो हमारे पास राय आई है वो सही है या गलत। तो उसको हर मुमकिन कोशिश की जाएगी डिस्प्रूव करने की, लेकिन अगर वो प्रूव हो जाता है हाइपोथेसिस ठीक, तो फिर हम उसको क्या कर देते हैं, उसके ऊपर रिजल्ट बना देते हैं कि हमारे पास ये जो था ना वो हाइपोथेसिस हमने काम किया और ये हमारे पास रिजल्ट आया, तो उसका रिजल्ट बन जाता है। तो ये डिटेल वीडियो आपके पास डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप इसका लिंक दे के कंप्लीट वीडियो को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डिस्क्राइब द वर्क ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन डिस्कवरिंग द कॉज ऑफ मलेरिया, कि कॉज ऑफ मलेरिया जो था वो जो वजह थी उसको किस तरह से साइंटिस्ट ने काम किया उसके ऊपर। तो इसका भी आंसर आप लिख लें पेज नंबर 17 एंड 18। तो यहाँ से हम आगे पेज नंबर 17 और 18 पे, तो ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास थी, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर। तो ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास थी कि मलेरिया जो है वो किस तरह से वजह बनी है उसकी फैलने की।
ठीक है, मलेरिया की वजह क्या है, फैलने की कॉज ऑफ मलेरिया क्या है। तो हमने उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस की, ठीक है, कि पता चला हमें कि जो ऑब्जर्वेशंस के अंदर है जो मलेरिया है और मार्शिया इसका कुछ आपस में रिलेशनशिप है। क्विनीन जो इफेक्टिव ड्रग के तौर पे यूज़ होती है, और जो हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर है, गंदा पानी पीने से मलेरिया नहीं फैलता। फिर उसकी वजह पता चली कि ब्लड मिनरल पेशेंट्स के अंदर जो है प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम क्या है वो इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है कि प्लाज्मोडियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फिर हाइपोथेसिस दिया गया कि जी जो प्लाज्मोडियम है वही एक वजह है मलेरिया के फैलने की, ये मेन इसका आंसर भी है। तो डिडक्शन क्या दी गई कि अगर मलेरिया जो है वो फैलने की वजह जो है वो प्लाज्मोडियम है, तो जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं उन सबके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट्स किए गए और प्रूव किया गया कि किस तरह से मलेरिया के पेशेंट के अंदर जो है वो ब्लड पाया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। इसका भी डिटेल वीडियो जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप समझ सकते हैं। नंबर 7 पे हमारे पास आता है व्हाट राइट द डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय रोज, यानी कि रोनाल्ड रोज साइंटिस्ट था, उसने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे मलेरिया के ऊपर। तो उसने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, उसका क्या एक्सपेरिमेंट था, उसका आंसर हमारे पास है पेज नंबर 19 एंड 20। अब हम जाते हैं पेज नंबर 19 पे। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कि रोनाल्ड रोज ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ये हमारे पास भाई साहब है रोनाल्ड रोज, ठीक है, एक साइंटिस्ट था। उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स की, डिडक्शंस की, जो डिडक्शन हमें दी गई उसके ऊपर रिजल्ट्स किए, एक्सपेरिमेंट्स किए। उसने क्या किया, एक एनाफिलिस मॉस्किटो लिया, ठीक है, उसके ऊपर स्टडी किया और उसने क्या किया, उसको एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया, ठीक है। जब एनाफिलिस मॉस्किटो को क्या होगा, ही किल्ड इस मॉस्किटो को, फिर उसने मार दिया और पता चला कि उसके अंदर जो मल्टीपल प्लाज्मोडियम उसके स्टमक के अंदर पाए जा रहे हैं। फिर उसने क्या देखा कि उसने अलाउ किया एक जो इन्फेक्टेड, पहले उसने क्या लिया, बंदा जो था, पर्सन लिया, वो मलेरियल पेशेंट था और उसके ऊपर जो मॉस्किटो को अटैक करवाया वो जो था वो हेल्दी था। और जो मलेरिया पेशेंट, जो हमारे पास मॉस्किटो था, एनाफिलिस फीमेल मॉस्किटो, वो किल कर दिया उसको। फिर उसने क्या किया, अपना दूसरा एक्सपेरिमेंट किया और उसने क्या किया, इन्फेक्टेड मॉस्किटो लिया और जो पेशेंट था वो हेल्दी। अब इन्फेक्टेड पेशेंट ने जब हेल्दी पर्सन के ऊपर अटैक किया तो हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो गया है, अब गॉट मलेरिया। तो फिर उसने क्या किया, उसने कहा कि रिस्की एक्सपेरिमेंट है, इसको हम ह्यूमन के ऊपर नहीं कर सकते। तो उसने क्या किया, उसके एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बार बार एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उसने कहा कि रिस्की हो सकता है, ह्यूमंस की जान जा सकती है। उसने स्पैरो को लिया इंस्टेड ऑफ ह्यूमन, इंसान की बजाय। उसने फिर क्यूलेक्स मॉस्किटो को अटैक करवाया स्पैरो के ऊपर, जिसको जो मलेरिया था, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। तो क्यूलेक्स को उस मलेरिया नहीं था मॉस्किटो को। उसने जब उसके ऊपर अटैक करवाया तो जब उसने देखा कि प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो के ब्लड के अंदर चला गया है, ठीक है, उसके स्टमक के अंदर चला गया है और उसने वहाँ स्लेवरली ग्लैंड्स के अंदर आ गया। वो फिर जब डंक करता है किसी भी हेल्दी पर्सन को तो उसे भी क्या रहता है, मलेरिया हो जाता है। तो रोनाल्ड रोज ने ये बताया कि दी हेल्दी स्पैरोज जो थी हैं गॉड मलेरियन को मलेरिया हो गया। तो फिर उसने क्या किया, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए स्पैरोज के ऊपर। तो बताया कि ही फाउंड मैनी प्लाज्मोडियम, तो उस प्लाज्मोडियम के अंदर जो है, जो स्पैरो है उसके अंदर बहुत सारे प्लाज्मोडियम्स आ गई। सो इट प्रूव्ड हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस था वो ट्रू साबित हो गया। तो इससे पता चला कि जो मॉस्किटोज हैं वही जो है वो इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, वही जो मलेरिया के फैलने की वजह बनते हैं। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 का लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका भी डिटेल्ड वीडियो एक एक चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है नेक्स्ट टॉपिक, इस टॉपिक को। तो उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये सारे मैंने आपको क्वेश्चन जो है वो थॉरली जनरली बताए हैं, इतनी ज़्यादा डिटेल जो है मैंने आपको नहीं दी, लेकिन इन सब की डिटेल वीडियो जो है उनके लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं और इनको फर्दर वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एक एक जो पॉइंट है उसको आप समझ सकते हैं। होप सो आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा।